देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा बचाव है और इसलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से आप सभी से यही अपील कि आप मास्क जरूर पहने। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते कब्जे से जुड़ी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 और प्रांतों पर कर लिया है कब्जा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। CNN न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। एक एक करके तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में 19 प्रांतों पर जमा लिया है कब्जा। और बताया यह जा रहा है कि तालिबान काबुल की दहलीज पर पहुंच चुका है। ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। काबुल के और नजदीक पहुंचा है तालिबान। CNN न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक लगातार काबुल की तरफ बढ़ रहा है तालिबान। और इस सब के पीछे अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात फिलहाल अफगानिस्तान में बने हुए हैं, कहां कहां पर अभी तक तालिबान की तरफ से कब्जा हो चुका है और आगे क्या योजना है। तो आपको बता दें, तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 19 प्रांतों पर, जी हां, 34 में से 19 प्रांतों पर अभी तक कब्जा कर लिया है। और बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल की दहलीज पर पहुंच चुका है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। क्योंकि अगर कल तक की बात करें तो सिर्फ 90 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब 50 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, यानी सिर्फ 40 के करीब किलोमीटर काबुल से दूर। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोगों को संबोधित करने की तस्वीरें सामने आई। इस दौरान गनी ने कहा कि सेना को फिर से एकजुट करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गनी ने यह भी कहा कि लड़ाई खत्म करने के लिए चर्चा जारी है। तो राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरफ से लगातार यह कहा गया है कि कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, हालांकि एक प्रस्ताव भी रखा गया था कतर की तरफ से, क्योंकि कतर ही मध्यस्थता कर रहा है, और यह प्रस्ताव अशरफ गनी की तरफ से रखा गया था कि क्या सत्ता में साझेदारी, तालिबान इसके लिए तैयार है सत्ता में साझेदारी के लिए। लेकिन तालिबान की तरफ से इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया था। और अब यह जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने कहा कि सेना को फिर से एकजुट करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और लड़ाई खत्म करने के लिए चर्चा जारी है। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार और नीतीश कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताइए, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से? देखिए, अगर अफगानिस्तान से सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो मजार-ए-शरीफ पे लगातार मजार-ए-शरीफ पे अटैक किया तालिबान के लोगों ने। और मजार-ए-शरीफ जो कि चौथा बड़ा शहर है अफगानिस्तान का, उस पे अगर कब्जा करते हैं तो ये अब तक सरकार के कब्जे में 3 बड़े शहर है, मजार-ए-शरीफ, जलालाबाद और काबुल। काबुल देश की राजधानी है, वहां से अभी 40-50 किलोमीटर दूर है तालिबान की सेना, तो वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मजार-ए-शरीफ पे कब्जा करते हैं तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं तालिबान के लोगों के लिए, और तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें, जितने भी बॉर्डर क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान के जितने, उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जो दूसरे देशों से बॉर्डर क्रॉसिंग है। इसके अलावा अगर मजार-ए-शरीफ पे कब्जा होता है तो उत्तर हिस्से का ये महत्वपूर्ण शहर है, अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से का महत्वपूर्ण शहर है। दक्षिण के पूरे हिस्से पे कब्जा हो चुका है तालिबान का, तो उत्तर की तरफ पैर पसारेगा और काबुल भी घिरेगा। काबुल में 3 जोन है। देखिए गायत्री, काबुल में 3 जोन है। आउटर एरिया है पहले, अगर आप काबुल के नजदीक भी पहुंचते तो आउटर एरिया में जो सैनिक तैनात है सरकार के, उनसे आपको 2 हाथ करना होगा। उसके बाद एक्सटेंडेड ग्रीन एरिया है, वहां भी सैनिक तैनात है, जो बाजार का एरिया है। और आउटर एरिया की बात की मैंने, वहां आम लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है। जो एक्सटेंडेड ग्रीन एरिया की बात की मैंने, वहां बाजार एरिया है, वहां भी सैनिक तैनात है। और एक्सटेंडेड ग्रीन एरिया के बाद ग्रीन एरिया है, जहां राष्ट्रपति का आवास, पूरे राजनयिकों के आवास और बाकी जो प्रशासनिक अमला जमला होता है उस तरह का। जैसे दिल्ली में आपको लुटियंस एरिया है, तो लुटियंस में तमाम लोगों के सरकारी पूरा अमला जमला होता है। वो नीरज रोकेंगे आपको, नीरज रोकेंगे, क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान से मिल रही है। बड़ी खबर है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मजार-ए-शरीफ पर चौतरफा हमला किया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसने मजार-ए-शरीफ पर चौतरफा हमला किया है। खबर यह भी है कि तालिबान ने उन बेस पर भी कब्जा कर लिया है जिन पर कभी अमेरिकी सेना रहा करती थी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अब ये बताया जा रहा है कि जो प्रमुख इलाके हैं वहां पर भी लगातार तालिबान कब्जा जमा रहा है। अभी नीरज भी यही जानकारी दे रहे थे। तो अब ऐसे में किस तरीके के हालात वहां अफगानिस्तान में बनते हुए दिख रहे हैं?
देखिए गायत्री, ये साफ तौर से अब मज़ार शरीफ चौथा सबसे बड़ा शहर था, जैसे नीरज ने बताया, उसको अब कब्जा होने में बस कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही वक्त का समय है। आज कब्जा हो जाए या 1-2 दिन के अंदर, ये बस जो है मोमेंट की बात है। आपको बताऊं गायत्री कि ये उसमें से एक इलाका जो खास तौर पर उज्बेक वारलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम का हुआ करता था। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से तालिबान एडवांस कर रहा है और तेजी के साथ एक हफ्ते में करीब 17 से 19 प्रांत जो है उसने कब्जा लिए तालिबान ने। तो ये कहा जा रहा है कि जो उज्बेक पहले नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था, जिसमें कि ताजिक हुआ करते थे, उज्बेक वारलॉर्ड्स हुआ करते थे, लोकल मिलिशिया हुआ करते थे उनके सपोर्ट में, गवर्नमेंट के सपोर्ट में, उन लोगों ने भी जो खबरें आ रही हैं कि उन लोगों ने खास डील कर ली है या उन लोगों ने तालिबान को रेजिस्टेंस नहीं दिया है। इसकी वजह से तालिबान ने तेजी के साथ ग्राउंड गेन किया है। और अब मज़ार शरीफ के बाद एक बसता है काबुल, और काबुल से अगर आपको जलालाबाद जाना है मज़ार शरीफ से, तो पहले काबुल आना पड़ेगा, फिर काबुल के बाद आप जलालाबाद जा सकते हैं। तो महज मज़ार शरीफ पर अगर कब्जा हो जाता है तो बस काबुल, राजधानी काबुल बसती है। इसका अगर राजधानी काबुल पर कब्जा हो गया मतलब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। नीतीश, तो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा। लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि तालिबान के जो पूर्व गवर्नर है इस्माइल खान समेत कई लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है तालिबान। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने अपने पकड़ में ले लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और डिप्टी गृह मंत्री अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। इस बीच इस्माइल खान का एक वीडियो भी आ गया है सामने, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। नीरज, लेकिन उधर राष्ट्रपति की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम सेना को एकजुट करें, ये हमारी प्राथमिकता है, लगातार चर्चा हो रही है। और इधर डिप्टी गृह मंत्री की तरफ से भी अपील की जा रही है लोगों से शांति की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या एकजुट कर पाएगी सरकार, क्योंकि 19 प्रांतों पर अभी तक कब्जा हो चुका और कई जगहों पर तो सेना की तरफ से सरेंडर कर दिया गया, तालिबान के लड़ाकों के सामने सरकारी कर्मचारियों की तरफ से सरेंडर कर दिया गया। गायत्री, देखिए, अशरफ गनी देश के राष्ट्रपति, तो विश्वास बहाली के लिए भी इस तरह से देश के लोगों को संबोधित करते ताकि सेना का मनोबल ऊंचा रहे। तो उनकी तरफ से जो बार बार ये बात, देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने देश को संबोधित किया, उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि वो दूसरे देशों के संपर्क में, देश के स्तर पर लगातार संपर्क में है और आने वाले वक्त में बताएंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है। दूसरी अहम बात, उनका कहना है कि सेना को एकजुट किया जा रहा है, रीमोबिलाइज किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में काबुल, जलालाबाद जैसे शहर जो है वहां तालिबान का कब्जा न हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो अस्थायित्व आने वाले वक्त में हो सकता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और चौथी सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि अगर जो 20 साल में अफगानिस्तान ने पाया है विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से, दूसरे देशों के सहयोग के माध्यम से, आपको याद होगा 1996 से 2001 तक तालिबान का वहां शासन था 5 साल के लिए। उसके बाद जो अफगानिस्तान ने प्रगति की है, उसको जो पाया, उसको वो जो फायदा पाया उसको वो खत्म नहीं होने देंगे। तो ये विश्वास बहाली के लिए भी कोशिश की जाती है। लेकिन अगर अशरफ गनी काबुल के बाहर रोकने में कामयाब हो जाते हैं, अगर डिप्लोमेटिक तरीके से भी दूसरे देशों का सहयोग लेकर, तो उनकी बड़ी सफलता होगी। लेकिन आज की सच्चाई यही है गायत्री की तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे तो हो चुका है, 2/3 इलाकों पर वो काबिज हो चुके हैं और महज कुछ दिनों की बात है कि जब काबुल पे भी आ जाएंगे, राष्ट्रपति अशरफ गनी के हाथ से चीजें निकल रही है। नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सांसद माइक वाल्टेज ने दरअसल एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने अमेरिका से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की है। बाइडेन को लेकर चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। नीतीश, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो जो बाइडेन के इस फैसले की अमेरिका में भी लगातार निंदा हो रही है, लेकिन दुनिया इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, वो भी तब जब अमेरिकी सेना का लौटना शुरू हुआ और तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता चला गया। अब तो हालात है कि 34 में से 19 प्रांत उसके कब्जे में। देखिए गायत्री, एक चीज सबसे अभी जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, अब करीब 3000 अमेरिकन सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर हैं, काबुल में तैनात हैं। उसकी 600 ब्रिटिश सैनिक भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से तालिबान जिस तरह से एडवांस कर रहा था, महज 50 किलोमीटर दूर था काबुल से, उसने स्ट्रैटेजिक
हॉल्ट किया है, अब उसने अपना जो रुख है मज़ार शरीफ की तरफ कर लिया है। तो ये अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से है। अगर अपने लोगों को इवैक्यूएट कराना होता तो 500-600 सैनिक काफ़ी होते हैं। 3000 सैनिक बड़ी तादाद में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, वेपन्स और उसके साथ वहां पर तैनात हैं। तो जरूर तालिबान के मन में रोकेंगे, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते कब्जे से जुड़ी। बड़ी खबर यह कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 और प्रांतों पर जमा लिया है कब्जा। CNN न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अब मैदान शहर तक जा पहुंचा है, जो कि काबुल से 25 किलोमीटर दूर। देखिए, अभी 40 किलोमीटर दूर था कुछ घंटों पहले, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि महज 25 किलोमीटर दूर रह गया है तालिबान। एक तरह से कहें तो तालिबान एकदम काबुल के बेहद दरवाजे तक जा पहुंचा है, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्दी तालिबान काबुल पर भी कब्जा जमा लेगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मैदान शहर तक तालिबान पहुंचा है। तालिबान का 2 और प्रांतों पर कब्जा हो गया, और कुल मिलाकर जो संख्या है 34 में से 19 प्रांतों पर अभी तक कब्जा। लेकिन बड़ी बात यह कि काबुल से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है इस वक्त तालिबान। लगातार उसके कदम बढ़ रहे हैं, और अगर काबुल पर कब्जा हो जाता है तो सोचिए पूरी सत्ता पर, अफगानिस्तान की पूरी सत्ता पर कब्जा मान लिया जाएगा। नीरज, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। यह कहा जा रहा है कि महज 25 किलोमीटर दूर अब काबुल से तालिबान। देखिए, बिल्कुल कल 40 किलोमीटर दूर थे, लगातार वो नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह सेनाओं की तैनाती तो है नहीं अफगानिस्तान के सेनाओं की, तो वो लगातार बढ़ बीच बीच में कहीं जहां सेनाओं की मौजूदगी होती है वहां लड़ाई होती है, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असली लड़ाई जब काबुल के आसपास पहुंचेंगे तो होगी, जहां किलाबंदी कर रखी है अफगानिस्तान के सेनाओं ने। इनकी भी संख्या काफी हद तक ठीक ठाक है। वो लड़ाई लंबी चलेगी, इतना आसान नहीं होगा कि आप काबुल के अंदर तुरंत से घुस जाएंगे और आपको कोई किसी तरह का डेटरेंट नहीं होगा अफगानिस्तान की सेना की तरफ से। लेकिन ये भी सच्चाई है गायत्री की तालिबान की तरफ से लगातार विस्तार हो रहा है, आप कब्जा कर रहे हैं, और अफगानिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरे देशों की सेनाएं लड़ नहीं रही हैं तालिबान की सेना से, तो कोई फायदा नहीं। आप अगर मौजूद भी हैं, अगर आज की तारीख में काबुल में अगर अमेरिकी सेना जो कुछ बचे हुए हैं वो भी मौजूद है, जो अपने लोगों को लेने आए पहुंचे हुए हैं वहां, वो भी मौजूद है, तो उनकी लड़ाई तो तालिबान के साथ हो नहीं रही है। और पहले ही अमेरिका ने अपने फौजों को वापस बुला लिया है, अपने लोगों को बचाएंगे। नीरज लौट रहे हैं आपके पास, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, इसीलिए मेरा सवाल ये है कि दुनिया अफगानिस्तान में जो फिलहाल हालात पैदा हुए हैं उसको किस तरीके से देख रही है, और लग रहा है कि क्या कुछ ताकतवर देश इससे निपटने के लिए आगे आएंगे? देखिए, अभी हालात उस तरह के लग नहीं रहे हैं जिस तरह से जो एक संदेश दिया जा रहा है। अब अमेरिका अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए वहां पर पहुंच गया है। हालांकि मैं गायत्री एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है अमेरिकन की अफगानिस्तान में। 3000 सैनिक का प्रेजेंस काबुल एयरपोर्ट पर। जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत हो रही तो उनका कहना था कि 300-400 सैनिक काफ़ी होते हैं उनको इवैक्यूएट कराने के लिए। इतने ये शायद इसी वजह से जो है तालिबान ने सोच समझ के अपने जिस रैपिड रफ्तार से तेज़ी के साथ वो एडवांसमेंट कर रहा था उसको थोड़ा सा उसने धीमा किया है, और अपनी स्ट्रैटेजी बदल के मज़ारी शरीफ की ओर मूव किया, और उसके बाद जो उसके जो सैनिक वहाँ पर ऑलरेडी काबुल के पास थे उसको आगे की ओर जो है बढ़ाया। लेकिन पूरी फोर्स के साथ तालिबान जो है वहाँ पर नहीं जा रहा तालिबान, क्योंकि उसको आशंका है कि कहीं रेजिस्टेंस ना हो जाए, अमेरिकन सैनिक भी जो है कहीं प्रतिरोध ना करें। एक जो है उसको फैक्टर को लेके वो भी चल रहा है। तो फूंक कर तालिबान की तरफ से भी, क्योंकि उसको स्ट्रैटेजी बनाने वाले पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं जो तालिबान को लगातार सलाह दे रहे हैं। तो जाहिर तौर से अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक और बड़ी जानकारी अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच मिल रही है। CNN न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की नापाक नजर अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले, और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद अकूत खनिज संपदा पर कब्जा किसी तरीके से जमा ले। अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के खूनी खेल के बीच सनसनीखेज खबर सामने आई है। CNN न्यूज़ 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की आड़ में सारा खेल चीन की शह पर खेला जा रहा है। यानी चीन और तालिबान का खतरनाक गठजोड़ अफगानिस्तान के लिए नर्क जैसे हालात पैदा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण चाहता है। ऐसा चीन इसलिए चाहता है ताकि अफगानिस्तान में मौजूद विशालकाय खनिज भंडार पर कब्जा किया जा सके। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में करीब $5 ट्रिलियन खनिज भंडार है, और इसी $5 ट्रिलियन खनिज भंडार पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए है।
चाइना पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहां से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहां से निकाल लें। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे चीन की एक नापाक साजिश सामने आई है। दरअसल चीन चाहता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो, और इसके तहत चीन की योजना है कि वो आने वाले वक्त में $5 ट्रिलियन खनिज भंडार पे कब्जा कर ले, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। तो ये है चीन का चौंकाने वाला प्लान। CNN न्यूज 18 के पास अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भले ही अफगानिस्तान के कई इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया हो, लेकिन बैकडोर से सारी साजिश चीन की तरफ से अंजाम दी जा रही है। इस साजिश का एक सिरा अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के अकूत भंडार से जुड़ा है। दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान में लिथियम का विशाल भंडार मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने के काम में होता है। लिथियम के जरिए चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर कब्जे का प्लान बना रहा है। वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है, ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहां से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सी पैक के माध्यम से चाइना जा सके। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। दरअसल अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में अफगानिस्तान में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडारों का पता लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के विशालकाय भंडार मौजूद हैं। It's very heartening that Afghanistan has a very bright future if the Afghan mineral reserves are properly extracted, and we hope that this will be a resource for Afghanistan which will make Afghanistan self-sufficient in the forthcoming future. अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खनिज भंडार को हथियाने की कोशिश में जुटा हुआ है, और इसके लिए सबसे पहले चीन यही चाहता है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल चलता रहे, और इस खूनी खेल की आड़ में चीन अपनी साजिशों को अंजाम देता रहे। अफगानिस्तान के एक एक प्रांत पर तालिबान कब्जा करता जा रहा है। काबुल से वो कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए काबुल से लोगों का जाना शुरू हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे तालिबान का खौफ लोगों के दिल में घर कर चुका है। वहीं लोग अपने सामान लेकर अफगानिस्तान से बाहर की फ्लाइट के इंतजार में दिखाई दिए। तो काबुल एयरपोर्ट पर जुटे सैकड़ों लोग। तालिबान के बढ़ते कब्जे से लोगों में खासी दहशत है। नीतीश, आप जरा ये बताइए कि अब वहां पर क्या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वहां से लौटना चाहते हैं, क्या उसको लेकर कोई इंतजाम लग रहा है? क्या हमारे लोग भी वहां पर कुछ फंसे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक कमर्शियल फ्लाइट्स ऑन है, और एक सबसे बड़ी बात है कि अब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर है, तो उस वक्त तक कमर्शियल फ्लाइट्स चलती रहेंगी, और लोगों को अभी अपना दूसरे जगह जाने में, अगर किसी कंट्री जाना चाहते हैं तो सुविधा हो सकती है। हमारे लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। 2 एडवाइजरी ऑलरेडी 2 से 4 एडवाइजरी ऑलरेडी इशू की जा चुकी है भारत की तरफ से भी, कि जो लोग यहाँ पर हैं वो जल्द से जल्द जो है भारत लौट जाएं। तो ये वहाँ की स्थिति को बताता है। अभी फ्लाइट्स खुली हुई हैं, अभी लोग जा सकते हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। तालिबान का कब्जा जैसे ही काबुल पर होता है, उसके बाद से ये हालात जो बदल जाएंगे। जो वहाँ पर स्टैंडर्ड लोग हैं वो वहीं पर रह जाएंगे। तो फिलहाल ये स्थिति है कि अभी तक कमर्शियल फ्लाइट्स ऑन है, अभी जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं। हाँ, नीतीश, लौट रहे हैं आपके पास। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी अब चिंतित है। अमेरिका काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है।
काबुल में अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और इस बीच अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर दें। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ऐसे दस्तावेजों को नष्ट कर दे ताकि तालिबान उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। नीरज, ये किस तरीके के दस्तावेज हैं जो अमेरिका की तरफ से नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बहुत राजनयिक दस्तावेज होते हैं। एक देश की तमाम, जब दूतावास में आप होते हैं तो बहुत सारे देशों से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं और अमेरिका तो वहां मौजूद था। पूरी स्ट्रेटजी जो अमेरिका की थी अफगानिस्तान को लेकर, उसके तमाम दस्तावेज वहां मौजूद थे। तो ये सब दस्तावेज तालिबान के हाथ में न लगे, इसलिए ये दस्तावेजों को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि अमेरिका की जब से मौजूदगी है 2001 के बाद से ही, आपको याद होगा अमेरिकी मौजूदगी, जब अमेरिका ने वहां जब तालिबान को खत्म करके वहां में बाकी जो दूतावास में जो लोग वहां मौजूद थे, तो तब से लेकर अब तक की जो रणनीति थी उससे जुड़ी हुई फाइलें जो हैं उसको नष्ट करने का आदेश दिया गया कि ताकि वो तालिबान के हाथ में ना लगे। और कल के डेट में अगर तालिबान को हटाने की कोई स्ट्रेटेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अमेरिका बनाता है तो उससे तालिबान को अमेरिकी स्ट्रेटेजी का कोई अंदाजा न लग सके। जी शुक्रिया नीरज और नीतीश, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान ने भारत के बारे में परिपक्व बातें कही हैं। जवाब और सवाल जवाब के क्रम में उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो बहुत मैच्योर बातें हैं, सयानी बातें हैं और अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उससे भारत को संतोष होना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक कहूँगा कि भारत सरकार को अभी एकदम स्पष्ट हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा उसने कर लिया है, तो भारत सरकार दोहा में जो बातचीत कर रही है उसमें अफगानिस्तान तालिबान शामिल है। तालिबान के साथ भारत सरकार को संपर्क बढ़ाना चाहिए और वो जो अच्छी बातें भारत के बारे में कह रहे हैं, भारत का जो योगदान रहा है अफगानिस्तान के विकास में, उसके बारे में, उन सब विषयों पर तालिबान से चर्चा करनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर दिल्ली के भोगल में रहने वाले अफगानी शरणार्थी डरे हुए हैं। अफगानी शरणार्थियों ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को मदद मुहैया करवाता है। सुनिए क्या कहा। तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच इन लोगों का क्या कहना है। हसीबुल्लाह, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। बताइए कि अब तालिबान बताया जा रहा है कि काबुल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो कितना खतरा होगा आप लोगों के लिए, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए? तालिबान जब काबुल पे सब लोग सब जगह पे आ जाता है तो खतरा सबको है। और तालिब को जब कोई अफगानी है, बच्चा बूढ़ा, सबको उसको पसंद नहीं करता तालिब को, इसलिए कि वो स्कूल को नहीं छोड़ता है उन लोगों को, औरतें को नहीं छोड़ता है स्कूल, बच्चों को मार देता है। जब औरत बाहर जाते हैं उसका जब दुपट्टा सर पे नहीं उसको मार देता है। और ऐसे बहुत जवानों को मार देता है, अगवा कर देता है, लोगों को बोलता है इतना पैसा दे दो, तो उसको माँ बाप को किडनैप करता है कि इतना पैसा दे दो। लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ से हुआ। तालिब अफगानिस्तान से नहीं है वो। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं और आपका परिवार क्या अभी भी वहाँ रहता है? अगर रहता है तो क्या आपकी बातचीत हो पा रही है कि क्या माहौल है वहाँ? मैं निंगरहार प्रोविंस से हूँ और वहाँ से अभी तक मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं किया। तकरीबन चार महीने हो चुका। मैं उसको पता नहीं को कहा है, वो लोग जिंदा है नहीं है, लेकिन अभी तक मैं परेशान हूँ 4 महीने से। जब बातचीत नहीं हो रही है तो टेंशन पर बढ़ जाता है। और ऐसे बहुत ज़्यादा अफगानी है जो उन लोगों को पता अभी तक माँ बाप का पता नहीं है कि जिसका भाई मर चुका है। इधर पता है अभी तकरीबन इसमें यही महीने में तकरीबन 2-3 आदमी मर गया। वैसे इधर हमारे एक जो कमेटी है ना, उसका एक ग्रुप है, उस पर डाल दिया था कि अफगानिस्तान में मेरा बाप को मर गया, मेरे बहन मर गया। सुसाइड में उधर करते हैं ना, बम ब्लास्ट करते हैं, सब मर जाते हैं उधर। और ये जो तालिबान है ये सबको स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बाद दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुट गए हैं। अफगानिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपनी फौज के 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेज दिया है, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसी तरह ब्रिटेन भी
अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद है, जिन्हें वापस बुलाने के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अमेरिका ने तो ऐलान किया है कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को भी अब अफगानिस्तान में रहने नहीं देगा। वहीं दोहा में हुई कई देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सेना की ताकत से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन भी जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी। बैठक में शामिल हुए सभी देशों ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता भी जताई। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजों को जमाना चाहता है। उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच क्या ये भयावह जो मंजर है उन लोगों के लिए दुश्वारियों का वजह बन गया है, जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इस खूनी जंग ने न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हेरात तक, शेवरगान से लेकर गजनी और कंधार तक अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म और सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। ما رو همه جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خود گرفته برآمدیم اینم یک تگریکا که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه که به خلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمان امور هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروریم، یعنی باور بکنید خود شما می‌بینید این دیکونا روز تاشون بیای در هم سویدانه. खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं, लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वह हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है, तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो-गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan, since the 9th of July, in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat, and Kunduz, at least 183 civilians have been killed. And 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं।
और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को याद किया। उन्होंने कहा कि बंटवारे के दर्द को देश कभी नहीं भुला सकता और इसे याद करने के लिए प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि यह दिन भेदभाव के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदना भी मजबूत होंगी। और इस बीच बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने इस फैसले का स्वागत किया। हमारे साथ में बीजेपी नेता राकेश सिन्हा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि आज, और जिसमें कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, तो इसको किस तरीके से लेते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास के साथ जो अन्याय हुआ था और पीढ़ियों को अज्ञानता में रखने की जो एक संगठित सोची समझी कोशिश रही थी, उसे समाप्त करने का एक बड़ा और अभिनंदनीय निर्णय लिया है। बंटवारे को इस रूप में देखा गया जैसे कोई आई और गई घटना थी, जबकि बंटवारा ने भारत के 10,000 साल के सभ्यताई इतिहास को, संस्कृति को, जीवन शैली को न सिर्फ उस पर आक्रमण किया बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई। उस हत्या को, उस बंटवारे को, उस विभाजनकारी प्रवृत्ति को ढकने के लिए नेहरूवादियों ने और मार्क्सवादियों ने जो इतिहास की रचना की, उसमें बंटवारे को इतिहास के पृष्ठों का फुटनोट बना दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने उस फुटनोट को अब इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर लाने का जो काम किया है, वह अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक है, साहसिक है। किसी की कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी इस तरह का निर्णय लेंगे। इस निर्णय ने लाखों देशवासियों को, करोड़ों देशवासियों को न सिर्फ एक स्वाभिमान दिया है और इस बात को सोचने के लिए, विचार करने के लिए बाध्य किया है, वे प्रवृत्तियां और ताकतें कौन थी जिसने इस देश को तोड़ा था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का बंटवारे के बाद भारत आए लोगों ने स्वागत किया। विभाजन के बाद भोपाल में बसे लोगों ने प्रधानमंत्री की इस पहल की तारीफ भी की। 14 अगस्त को अब हिंदुस्तान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। हमारे साथ भोपाल के सिंधु भवन में कुछ लोग हैं जिनके परिवार पाकिस्तान से भारत आए थे, सिंध प्रांत से भारत आए थे 1949 में। विश्वंभर राजदेव जी, सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा। सर, मतलब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब 14 अगस्त को मनाया जाएगा। जी, हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि जो दुख हमने सहा था विभाजन के समय, उनकी उन्होंने याद की। जो स्थितियां बनी अभी गुजरे दिनों, जब सीएए कानून आया, तब उम्मीदें जगने लगी कि वहाँ से जो लोग प्रताड़ित होकर, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के वापस आने वाले हैं, वो आएंगे तो उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। अर्थात किसी ने हमारे दर्द को सुनाए, हमारे दर्द को समझाए। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का निर्णय सरकार ने किया है। हम सब लोग मनाएंगे। हमारी जो समाज की सब लोगों ने बड़ी पीड़ा सही थी, जो हमारे फादर्स हमें बताते थे कि हम लोग पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ पर आए थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर अपने को सेट किया, यह जो है वो दर्द वही जानते हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकता। जो सिंध प्रांत से जिनके परिवार कभी आए थे, माइग्रेट होकर आए थे, वो इस दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। और ये सारे लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, उसका स्वागत कर रहे हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान का हर जगह स्वागत हो रहा है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।